हेलो दोस्तों, नमस्कार सभी को। गुड इवनिंग। कैसे हैं? अच्छे हैं, मस्त हैं, तुस्त हैं। आज हिस्ट्री की थर्ड क्लास यानी सेकेंड चैप्टर राजा, किसान और नगर, इसका तीसरा भाग है, होने जा रहा है। धीरे धीरे ये भी पार्ट है समाप्ति की ओर जा रहा है। तो अगर आप नए आए हैं तो पहले वाली क्लासें तो वॉच करनी है। आपको प्लेलिस्ट में जाना है और प्लेलिस्ट में हिस्ट्री के नाम से और पॉलिटिकल के नाम से 2022-23 सत्र के लिए प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो आप प्लेलिस्ट में जाइए, उसके नीचे आपको क्लासें मिल जाएगी एक क्रम वाइज। तो आपको क्या करना है, प्लेलिस्ट ओपन करना है और उसमें आपको क्लासें पॉलिटिकल हिस्ट्री की मिल जाएगी। तो आप शुरू से जो पहले चैप्टर से दूसरा चैप्टर भी अब धीरे धीरे समाप्ति की ओर जा रहा है, तो पूरी क्लासें जरूर लीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करते जाइए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक शेयर कमेंट भी करते रहिएगा। और एक आपसे गुजारिश करता हूं, अगर आप सच्चे हैं मन से तो अपना एक कमेंट बॉक्स में कमेंट छोड़ के जाइए कि आपने शुरू से लगाकर अंत तक क्लास वॉच की है। अगर किसी ने शुरू से लगाकर अंत में वॉच क्लास की, उसका मैं मानता हूं कि उसका एक ड्रीम है और एक अपने ड्रीम की ओर अग्रसर है। तो आपसे गुजारिश करता हूं, अगर पहली बार आए हैं तो पूरी क्लास एक बार वॉच करके जाइए। और जैसे अगर आपको अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा। और आज का वीडियो शुरू करता हूं करूंगा और इसमें चैप्टर है सेकेंड हिस्ट्री का राजा, किसान और नगर। इसका तीसरा भाग है। कक्षा 12 के विद्यार्थियों के लिए कह रहा हूं, 2022-23 सत्र के लिए आरबीएसई बोर्ड और एनसीईआरटी बोर्ड, जिस भी वो जैसे कि हरियाणा बोर्ड में एनसीईआरटी चलती है, यूपी बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, एमपी बोर्ड यहाँ पर चलती है, या दिल्ली बोर्ड जो भी हो, उत्तराखंड बोर्ड हो, झारखंड बोर्ड हो, इत्यादि के लिए बेनिफिशियल क्लास होने वाली है। तो आप पूरा वीडियो जरूर एक बार देख के जाइएगा। आज का वीडियो शुरू करता हूं। आज है इसका तीसरा भाग। आज टॉपिक रहेगा मौर्य साम्राज्य के स्रोत क्या हैं, मौर्य साम्राज्य का प्रशासन देखेंगे, और तीसरा है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण था, इसके बारे में देखेंगे। ये तीन टॉपिक है, आपको आज बताया जाएगा। आपको कुछ न कुछ यहाँ से ऐसा मटेरियल दिया जाएगा कि आपको एक स्पेसिफिक बोर्ड में पूछे जाने की मतलब संभावना नहीं, मैं कहता हूँ 100 की संभावना रहेगी, क्योंकि नोट से इस टाइप के बनाए गए हैं, किताब का निचोड़ एक तरीके से। पहला है मौर्य साम्राज्य का स्रोत की बात करूं, पहला है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत जो पुराने समय के, उसमें है प्रमुख रूप से अभिलेख। अभिलेख आप सभी को पता है, अशोक जो एक मौर्य साम्राज्य का सम्राट यानी महान शासक रहा है, उसके समय में इसकी अभिलेखों की शुरुआत हुई। मैंने पहले भी बता चुका हूं, पहले वाली प्रीवियस जो क्लासें हुई उसमें, ठीक है। अभिलेखों में क्या है, मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है मिलता है पुरातात्विक स्रोत के रूप में, ठीक है। दूसरा टॉपिक है जो यूनानी भाषा में लिखी गई मेगस्थनीज की इंडिका जो पुस्तक है, उसमें भी मौर्य साम्राज्य के उल्लेख मिलता है या स्रोत के रूप में है इंडिका, ठीक है। पहला अभिलेख, दूसरा है मेगस्थनीज जो यूनानी शासक था, यूनानी जो राजदूत था, ठीक है। और ये है, इसके बारे में बात करूं, मेगस्थनीज ये आप देखते हैं सेल्यूकस का एक सिकंदर है, सिकंदर का सेनापति रहा है सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। ये 305 ईसा पूर्व में सेल्यूकस निकेटर और चंद्रगुप्त मौर्य और सेल्यूकस निकेटर के बीच में युद्ध होता है, और इसमें चंद्रगुप्त मौर्य है विजय होते हैं और सेल्यूकस की ये इनकी पराजय होती है। और ये अपने जो इनका राजदूत था, इनके राज दरबारी मतलब कवि था, वो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में इनको छोड़ के जाते हैं, किसको, मेगस्थनीज को। इसके साथ ही सेल्यूकस से अपनी पुत्री हेलेना का विवाह भी किसके साथ करवाते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य के साथ करवाते हैं। कौन, सेल्यूकस निकेटर, ठीक है। और इसके साथ में ये हाथी और भी कुछ ये अपने उनको भेंट स्वरूप देते हैं ये चंद्रगुप्त मौर्य को। मेगस्थनीज है, ये क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में राजदूत के रूप में आया, यानी सेल्यूकस निकेटर इनको मतलब मेगस्थनीज को राजदूत के रूप में भेजा। वो
चंद्रगुप्त मौर्य के शासन में। ठीक है, आगे देखें, आगे ये टॉपिक आपको लिख लिया। आगे देखता हूं तो मौर्य साम्राज्य का उल्लेख है वो इंडिका में किया गया है। किसमें किया गया है? इंडिका में। इंडिका में किया गया है। इंडिका, और इंडिका किसकी रचना है? इंडिका मेगास्थनीज की वो रचना है। ठीक है, और दूसरा है वो है अर्थशास्त्र। मौर्य साम्राज्य के स्रोत के रूप में दूसरा है ये, तो एक तो इंडिका मिलता है, एक आपके ये अभिलेख इंडिका, और तीसरा अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र है चाणक्य की कहें, कौटिल्य की कहें, या फिर विष्णुगुप्त की इनकी एक रचना है। जो अर्थशास्त्र है एक राजनीतिक सिद्धांतों का उल्लेख इसमें किया गया है। मतलब अर्थशास्त्र एक पुस्तक है, रचना है, वो है किसकी है? चाणक्य की। और चाणक्य की दूसरे नाम है कौटिल्य भी, इसे कैसे हैं? इसे विष्णुगुप्त भी कहा जाता है। किसको? कौटिल्य, चाणक्य को। ठीक है, और इसकी जो अर्थशास्त्र है उसमें किसका उल्लेख किया? अर्थशास्त्र का नहीं किया गया, इसमें राजनीतिक और सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। ठीक है, और इसमें टोटल कितने अध्याय? 150। अर्थशास्त्र में 150 अध्याय है और 6000 इसमें श्लोक है। 6000 इसमें श्लोक है। ठीक है, 6000 इसमें श्लोक है। ठीक, तो ये अर्थशास्त्र, इंडिका और ये अभिलेख, ये है मौर्य साम्राज्य के स्रोत माने जाते हैं या माने गए हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। सेकेंड टॉपिक है वो रहेगा मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। आखिरकार मौर्य साम्राज्य का प्रशासन कैसा था? आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप नए हैं तो दोबारा कह देता हूं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का घंटा दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन मिलेगा। आपके लिए इतना कुछ कर रहा हूं, इतना तो आप कर सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ जरूर इस चैनल को फॉरवर्ड कीजिए, जिससे कि उनको भी फायदा हो। फॉरवर्ड का मतलब शेयर जरूर कीजिए अपने जो फ्रेंड है या फिर ग्रुप में। ठीक है, आगे है मौर्य साम्राज्य का प्रशासन। पहला है केंद्रीकृत प्रशासन, सेकंड टॉपिक रहेगा प्रांतीय प्रशासन, और तीसरा टॉपिक है वो नगर समिति। ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन में बात करें, इसमें क्या होता था? राजा होता था, प्रमुख होता था, तथा ये राजकीय सत्ता का प्रमुख केंद्र भी हुआ करता था। मतलब राजा एक राजकीय केंद्र का सत्ता, जो सत्ता होती थी उसका ये प्रमुख केंद्र राजा होता था, और इसका प्रमुख भी होता था जो एक संचालन का कार्य करता था। इसके अंडर में जो भी नीचे मंत्री, पुरोहित जो भी होते थे, सेनापति हो, इनके नीचे वो रहते थे। ठीक है, और सर्वोच्च, और राजा क्या होता था? एक सर्वोच्च न्यायाधीश, सेनानायक की भूमिका अदा करता था। जो राजा होता था वो क्या करता था? राजा है आपके सर्वोच्च होता था, न्यायाधीश का और सेनापति की भूमिका अदा करता था। ठीक है, केंद्रीकृत प्रशासन में आपको इतना लिख लेना है। दूसरा टॉपिक लिखना है आपको, हेडिंग डालनी है प्रांतीय प्रशासन। इसमें लिखा ना 3 नंबर का प्रश्न पूछे, 4 नंबर का आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि मौर्य साम्राज्य का प्रशासन का वर्णन कीजिए। तो आपको ये पॉइंट अगर आप इस प्रकार से लिखते हैं तो आपको नंबर पूरे में से पूरे मिलने के चांस रहेंगे। आगे देखें प्रांतीय शासन। प्रांतीय मतलब प्रांत किसको कहा गया? प्रांत का मतलब है जैसे कि वर्तमान में क्या है? राज्य है, एक देश होता है, उसके बाद में उसके राज्य में विभाजित किया, मतलब कितने राज्य, जैसे कि, और उस समय क्या राज्यों को क्या गया? प्रांत नाम दिया गया। ठीक है, तो प्रांतीय जो राज्यों का शासन था या प्रांतीय बोलते हैं, उस समय जो मौर्य साम्राज्य के समय हुआ मतलब था, उस समय उसको प्रांतीय कहा गया। तो प्रांतीय शासन कैसा था? प्रांतीय शासन है वो मेगास्थनीज के अनुसार है, ये 5 है और राजनीतिक प्रांत थे। जो मेगास्थनीज है जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, दरबारी कवि कहें या फिर दरबारी रूप में, राजदूत के रूप में, जो सेल्यूकस निकेटर ने भेजा था। ठीक है, और इन्होंने ये 5 राजनीतिक केंद्र या प्रांत बताए। वो थे, पहला था पाटलिपुत्र, दूसरा था तक्षशिला, तीसरा है उज्जैनी, और चौथा है सुवर्णगिरी, और 5वां है कलिंग। ठीक है, अगर कोई वीडियो स्किप कर रहा है या फिर वीडियो पूरा नहीं देख रहा तो इसमें कुछ ऐड भी करने हैं। अगर पूरी क्लास जरूर देखिएगा, 10 से 15 मिनट में आपको कुछ बिगड़ने वाला। अगर कुछ सीखना चाहते हो तो समय तो देना पड़ेगा, 10, 15, 20 मिनट जो भी हो। अगर आप समय देंगे तो आपको ये सफलता की ओर आपको लेके जाएंगे। ये आपको प्रांतीय शासन, और ये प्रांतीय शासन ये 5 भागों में बटा हुआ था।
ठीक है। ये क्या करता है, इसका संचालन कौन करता है? इस संचालन जो करता होता था वो होता था राज परिवार का होता था, एक राज परिवार से संबंधित होता था, जिससे क्या कहता था, कुंवर कहते थे। क्या? कुंवर। जो संचालन करता होता था जो राज परिवार से संबंधित था, जिसे कुंवर कहते थे, जिसका कार्य क्या होता, राजकुंवर का कार्य होता था शांति व्यवस्था है बनाए रखना। ठीक है, ये आप इसमें लिख सकते हैं। ये प्रांतीय शासन, और ये 5 प्रांत लिख लो। उसके बाद नीचे ये आप एडजस्ट करके अपनी नोटबुक में अगर प्रश्न पूछा जाता तो आप इस प्रकार से लिख के आ जाओ। ठीक है, ये था आपका ये टॉपिक। आगे मौर्य प्रशासन का तीसरा टॉपिक है वो नगर समिति। समिति में यहाँ है 5 प्रांतों का संचालन देखने के लिए समितियां गठित की गई, यहाँ पर बनाई गई 5 समितियां, जिसमें 5 प्रांतों का शासन देने की समितियां बनाएगी। और समितियों की संख्या थी, जो प्रांतों का संचालन करती थी वो थी 6। कितनी समितियां गठित की गई? जिसमें 6 समितियां बनाई गई, गठित की। जो निम्न है, पहला है कर समिति, जो कर लेती थी, मतलब कर वर्तमान भी जो भी कर लिया जाता था वो भी राज्य के द्वारा ले जा रहा है। तो इसी प्रकार ये भी कर, एक प्रकार से प्रांत भी कर अदा करती थी, वसूलती थी। ठीक है, लेती थी जनता से। और आगे देखें शिल्प उद्योग, और शिल्प उद्योग दूसरी समिति होती थी शिल्प समिति, और तीसरा थी उद्योग समिति, और चौथी समिति होती थी जन्म मरण पंजीयन जो भी होता था उसके संबंधित समिति होती थी। और 5वीं आपको व्यापार से संबंधित समिति बनाई हुई होती थी। और 6ठी थी विदेशी जो मामलों से संबंधित ये समिति गठित की गई थी। इस प्रकार से ये 6 समितियां वो थी। और इसके कार्य क्या होंगे? तो कार्य है, पहला कार्य है नौसेना का संचालन करना। नौसेना का संचालन करना इनका कार्य रहा होगा। दूसरा कार्य था इनका यातायात और खान पान की व्यवस्था करना। यातायात जो भी था और खान पान की व्यवस्था ये करते थे। और तीसरा था बैलगाड़ियों की व्यवस्था करना। और चौथा कारण रहा जानवरों के लिए चारे की व्यवस्था करना। ठीक है, और 5वां कारण आप लिख सकते हो, वो लिखो आप शिल्पकारों की नियुक्ति करना। इसमें लिखो शिल्पकारों की 5वां कारण लिखो शिल्पकारों की नियुक्ति करना। तो इस प्रकार से ये इनके 5 कार्य थे। ठीक है, इस शिल्प नगर समितियां में। ठीक है, नगर समितियां लिख लो, उसके नीचे लिख लो रेडी लगाओ कार्य ये आप 5 लिख सकते हो। ठीक है, उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक है मौर्य साम्राज्य कितना महत्वपूर्ण रहा होगा या था। तो इसकी बात करूं जो आरंभिक यानी मौर्य साम्राज्य आप लिखो मौर्य साम्राज्य में आरंभिक इतिहास, मौर्य साम्राज्य का आरंभिक इतिहास है वो मिलता है। मौर्य साम्राज्य से ही क्या मिलता है? आरंभिक जो भी इतिहास है वो कहां से मिलता है? मौर्य साम्राज्य से। आप ऐसे लिखो जो आरंभिक इतिहास है वो मौर्य साम्राज्य से प्राप्त होता है या फिर मिलता है। ठीक है, और मौर्य वंश से ही तिथि क्रम व्यवस्था वो प्रारंभ होने का पता भी चलता है। ठीक है, ये आप लिख सकते हैं। दूसरा इसमें पॉइंट डाल सकते हैं कि भारत का पहला और अंतिम एक विस्तृत क्या था? एक साम्राज्य था जो मौर्य साम्राज्य था, और भारत का पहला और अंतिम विस्तृत साम्राज्य था जो 150 वर्षों तक रहा। ठीक है, तीसरा कारण लिख सकते हो महत्वपूर्ण होने का, वो लिख सकते हो कि ये साम्राज्य पूरे भारत में ना फैलकर कहाँ था, कुछ भागों या कुछ क्षेत्रों तक सीमित था, ये लिख सकते हैं। और चौथा कारण आप लिखो जो जनगणना की शुरुआत भी इसी वंश के समय हुई, यानी मौर्य वंश के समय जनगणना की शुरुआत भी हुई। और इसमें 2 पॉइंट और लिखो आप, 2 पॉइंट और बताता हूं, वो है जो कर प्रणाली है। 5वां पॉइंट लिखो आप, कर प्रणाली भी इसी वंश के समय शुरू हुई, यानी मौर्य वंश के समय कर जो लिया जाता था, जो भी कर जकात कहें या फिर जो भी था वो कर है इसी समय शुरू हुआ था। और 6ठा लिखो जो नौकरशाही होती थी का प्रारंभ भी इसी वंश के समय में हुआ। ठीक है, नौकरशाही। तो इस प्रकार से 6 कारण आप लिख सकते हो महत्वपूर्ण होने के। ठीक है, और इस प्रकार से ये आज का इतना मैटर मैं समझता हूं काफी होगा। नेक्स्ट वीडियो में बात करूंगा राजधर्म के नवीन सिद्धांत।
किताब की जो टॉपिक वार है उसके अनुसार चल रहा हूँ और सरल लैंग्वेज में और आसान भाषा में आपको समझाया जा रहा है। अगर पूरा वीडियो कोई देख रहा है ना, उसका मैं शुक्रिया अदा करूँगा, क्योंकि उन्होंने कुछ ठाना है और ठाना है वही सब कुछ कर सकता है। मेहनत करेगा तो सब कुछ उसको हासिल होगा। मैं कहता हूँ, सच्चाई कहता हूँ, किताब प्लस आप ये नोट्स पढ़ लो, कोई मगजमारी नहीं करनी है, कहीं घूमने की ज़रूरत नहीं है। मेहनत करोगे तो फल आप अवश्य मिलेगा। कर्म आप करते जाओ, फल की चिंता नहीं करनी है आपको। आप कर्म आपकी ये नोट्स प्लस किताब रीडिंग मार लो, कोई इससे बाहर आने वाला है नहीं। राजस्थान बोर्ड या फिर जो भी बोर्ड होता है वो किताब प्लस अपने खुद के नोट्स बनाता है, वो जरूर कामयाब होता है और वो आगे भी होगा। ठीक है, अगर आप किसी ने पूरा वीडियो देखा, मैं तो पुनः कहता हूँ, किसी ने पूरा शुरू से लगाकर अंत तक 15 मिनट मेरे को दिए, वो क्लास के कमेंट बॉक्स होता है, टिप्पणी हिंदी में बोलते हैं, वो टिप्पणी जरूर कीजिएगा, जिससे कि मेरे को पता चले कि हाँ विद्यार्थी जरूर मेरे से कुछ सीख रहा है। अगर मेरे से कुछ सीख रहा है, मैं एक सिखाने के इरादे से आता हूं और कुछ आपको ऐसा मैटर देने के आता हूं जो बोर्ड आपको स्पेसिफिक पूछता है। ठीक है, और अगर आप सहयोग करेंगे तो जरूर कामयाब होंगे। आप सहयोग करो प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। जो भी विद्यार्थी 12th का पॉलिटिकल हिस्ट्री है, अगर किसी के दूसरे जैसे कि दूसरे सब्जेक्ट भी अगर आपको लगते हैं कि हाँ हमारे को ये भी पढ़ाना चाहिए, उसकी भी मैं कोशिश करूंगा अगर आप कमेंट करेंगे तो। लेकिन पहला कमेंट आपका ये रहना चाहिए, हाँ हमने सर पहले शुरू से लगाकर अंत तक क्लास देखी है। तो इतना ही काफ़ी है, आप खुद समझदार हैं, कहने को ज़रूरत नहीं है। अगर आप स्टेटस ऐसा कुछ लगाते हैं तो अगर ये क्लास का लगाएंगे तो आपका, मैं कहता हूँ, किसी का भला होगा और आपको एक दुआ मिलेगी। तो आप खुद मेहनत कीजिए, दूसरे को भी कहिए कि हाँ ये यहाँ से अच्छा मैटर दिया जा रहा है। अगर मैं अच्छा आपको मैटर दे रहा हूँ तो आप ज़रूर लाभान्वित हुए और दूसरों को भी कीजिए कि हाँ यहाँ से कुछ अच्छा दे रहे हैं। तो मैंने एक मुहिम चढ़ी, अपने पास ना तो डिजिटल बोर्ड है ना कोई ये बोर्ड है, और ये अपन मेहनत करेंगे मिलकर तो ज़रूर कामयाब होंगे। ठीक है, और मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में। लंबा हो गया, काफ़ी देर बात कर ली, तब तक के लिए जय।